हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो बी विद यू का 15th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस आप पहले इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि सुबह मैंने तुम्हें जो भी बताया था वो मेरा डिसीजन था, मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी। जब मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया था कि मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं देना चाहता तो तुम्हें सबके सामने जाकर ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए। तुम ये सब करके सबके सामने मुझे चैलेंज करना चाहते हो क्या? तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? अपने डैड की बात सुनने के बाद ओयांग उनसे बोलता है कि जब मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था तो आप मुझे इस बिजनेस में आने के लिए कहते थे और इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेने के लिए कहते थे। नाउ फाइनली जब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। डैड, आपने मेरे लिए रास्ता चुना था ना, तो अब मुझे आप इस रास्ते पे चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको पता है ना, सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि ये विश्वास की बात नहीं है, इस कंपनी को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, बट मुझे ये नहीं पता है कि तुम इस कंपनी की आगे की जिम्मेदारी ठीक से निभा भी पाओगी या नहीं निभा पाओगे। पहले मुझे ऐसा लगता था कि तुम बच्चे हो, बाद में तुम सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन आज भी जब भी मैं तुम्हारी हरकत देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में इस जिम्मेदारी के लिए नहीं बने हो। और ऐसा ही कहकर उसके डैड वहाँ पर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में ओयांग जब मीटिंग कर रहा होता है तभी उनकी कंपनी की एक मेंबर उनको बताती है कि अभी भी उनका बजट का इशू सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी उनको 1 मिलियन रुपीस और चाहिए उनका बजट का इशू सॉल्व करने के लिए। तो ओयांग कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 1 मिलियन रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने अकाउंट से दूंगा। तो ये सब सुनकर मिया उससे कहती है कि अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे देना ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो ओयांग कहता है कि इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी ही है, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का बजट गैप भी मैं ही ठीक करूंगा। और वैसे भी अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज भी है, जो कि मुझसे किसी भी हालत में जीतना है। तो ये सब सुनकर मिया को गुस्सा आता है और वो वहाँ पर से उठकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो मैनेजर लियू से इस बारे में बात करती है, तो मैनेजर लियू उसकी इस बारे में मदद करने के लिए मना कर देती है। तभी उनको उनके पति का कॉल आ जाता है, तो मिया वहाँ पर से बाहर चली जाती है। कॉल पे वो अपने पति से झगड़ा कर रही होती है क्योंकि उनके पति का अफेयर किसी और लड़की से चल रहा होता है, और मिया उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। फिर उसके बाद जब मिया उनकी तरफ देखती है तो पहले तो वो उसके सामने हंसती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो, लेकिन उसके बाद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और मिया के ही सामने रोने लग जाती है। उनकी ये हालत देखकर मिया को काफी बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में वो उनको अपने रेस्टोरेंट में लेकर आती है, तो वो मिया से कहती है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत ही प्यारा है। तो मिया कहती है कि हाँ, मेरे पापा ने इसको बहुत ही मेहनत से खोला है। तो उसके बाद मैनेजर उससे बोलते हैं कि तुमने मेरे और मेरे पति का झगड़ा तो सुन ही लिया था ना। तो मिया कहती है कि हाँ, मैंने आपकी बातें सुन ली थी, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और अगर आज के बाद आपको कभी भी आपका मन भारी लगे और आपको किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करनी हो तो आप मेरे पास जरूर आ सकती है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रही है उस प्रॉब्लम से मैं भी गुजर चुकी हूँ। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप जिससे प्यार करते हैं अगर वही लड़का किसी और के साथ हो तो कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो ये सब सुनकर मैनेजर उससे बोलती है कि थैंक यू सो मच मिया मुझे समझने के लिए और ये बात किसी को ना बताने के लिए। तो उसके बाद वो मिया से कहती है कि जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितनी मेहनत तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पे कर रहे हो ना, उतनी ही मेहनत कोई और इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में कर रहा है। तो ये सब सुनकर मिया उनसे कहती है कि आप ओरे के बारे में बात कर रही है ना। तो वो मैनेजर कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो पूरे कंपनी को पता है कि किस तरीके से ओरे हर टाइम पे ओयांग को नीचे दिखाने पे लगी रहती है और सबके सामने ये प्रूव करने पे लगी रहती है कि वो बेस्ट है और ओयांग कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे बस यही कहना चाहूंगी, अगर तुम्हें इस कंपनी में लंबे टाइम तक काम करना है तो तुम्हें दोनों तरफ बनाकर रखनी होगी और बिल्कुल सेफ प्ले करना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो ओरे ओयांग को बिल्कुल भी नहीं जीतने देगी। चलो अब रात बहुत हो गई है, मुझे अब घर जाना चाहिए। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती हैं और मिया से कहती है कि तुमसे आज बात करके सच में बहुत ही अच्छा लगा। तो मिया उनसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे इस छोटे से स्टॉल में जरूर आना। कुछ ही देर में जब वो मैनेजर को छोड़कर आ रही होती है तभी वे की नजर मिया पर पड़ती है और मिया को देखकर वो उसके सामने चली जाती है। फिर उससे बोलती है कि मैंने सुना कि आजकल तुम ओयांग के साथ पूरे दिन भर काम करती हो। मुझे पता है कि काम तो सिर्फ बहाना है, तुम तो बस ओयांग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। तुम सच्ची में बहुत ज्यादा शेमलेस हो और तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना दो लोगों के रिश्तों को तोड़ते हुए। तुम्हारे खुद के बॉयफ्रेंड ने तो तुम्हें छोड़ दिया, तभी तो तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड पे नजर डाल रही हो। तो मिया उससे बोलती है कि कितनी बार तुम सिर्फ एक ही लाइन रिपीट करोगी, तुम्हें पता है तुम्हारी बातें सुनकर ना मैं बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ। और परसों तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड सीयू से मिली थी ना, उसकी बातें सुनकर भी तुम्हें कुछ अकल नहीं आई। वो भी बहुत अमीर है और तुम भी बहुत अमीर हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम दोनों में फर्क क्या है, कि तुम्हें अपने पैसों का शो ऑफ करना आता है और वो कभी भी अपने पैसों का शो ऑफ नहीं करती है।
तुम एक घमंडी और नकचड़ी लड़की हो। तो ये सब सुनकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर एक थप्पड़ मारने वाली होती है, तब तक मिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वे उससे बोलती है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। फिर मिया उसका जवाब देती है कि मैं इतनी ज्यादा ताकतवर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने फ्रांस में सब कुछ अकेले संभाला है। मैं वहाँ पर पढ़ाई करती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। तुम्हारी तरह अपनी फैमिली के पैसों पर नहीं पलती थी, इसीलिए मुझ पर हाथ उठाने से पहले या फिर मेरे बारे में कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लेना। और ऐसा ही कहने के बाद मिया वहाँ पर से चली जाती है। थोड़े ही देर में मिया अपने डैड के सामने जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा आज भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। तो वो अपने डैड से कहती है कि डैड आज भी आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो। तो उसके पापा उसके बातों का जवाब नहीं देते। फिर मिया उससे बोलती है कि क्या हुआ, आप मुझसे गुस्सा हो क्या। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम पर मैं गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, तुम यहाँ ओयांग की सेक्रेटरी बन रखी हो और तुमने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज तुम ओयांग की सेक्रेटरी की जॉब छोड़ दो। तो मिया अपने पापा से कहती है कि डैड आपको सब कुछ पता चल गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी बहुत ज्यादा टेंशन लोगे। और रही बात मेरी जॉब की, तो मैं यहाँ पर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट की ही जॉब करने के लिए आई थी, लेकिन वो हमारे सिटी में नहीं था, तो इसीलिए मैंने वो जॉब करने के लिए मना कर दिया। आपको तो पता है ना कि मैं फ्रांस से यहाँ पर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी और मैं चाहती थी कि मैं आपके ही साथ रहूं, तो मैं उस जॉब के सिलसिले से यहाँ से बाहर कैसे जा सकती थी। और वैसे भी ओयांग की सेक्रेटरी की जॉब उतनी भी बुरी नहीं है, वो मुझे मेरी पहली वाली जॉब से तो ज्यादा ही पैसे देगा। तो ये सब सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं चाहता हूँ कि तुम रिच बनो, बट मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम बस डाउन टू अर्थ रहो। मैं तुम्हें ओयांग के यहाँ जॉब करने के लिए इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। ओयांग इतना ज्यादा अमीर है तो वो अपने लिए एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी तो हायर कर ही सकता है ना। उसने एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना। बेटा मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से अपनी लाइफ में धोखा खाओ, बस इसीलिए मैं तुम्हें ये जॉब छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। तो मिया उनसे कहती है कि पापा आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जैसे दुनिया हम दोनों के बारे में सोच रही है वैसा आप तो मत सोचिए। हम दोनों बस बॉस और सेक्रेटरी हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और वैसे भी अगर मैंने इस टाइम पर जॉब छोड़ दी ना तो ओयांग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा क्योंकि ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, बस आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। थोड़ी ही देर में जैसे ही ओरे अपनी कार में जा रही होती है और वो अपने पर्स में कुछ देख रही होती है तो उसके पर्स से लिपस्टिक नीचे गिर जाती है। उसकी नजर उस लिपस्टिक पर पड़ती नहीं है, इसलिए वो उस लिपस्टिक को बिना उठाए वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर ओयांग की मॉम का फ्रेंड आता है और उसे लिपस्टिक को उठा देता है और अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर में मिया उदास होकर लेटी रहती है तो सीयू उससे बोलती है कि क्या हो गया, और दिन तो तुम्हारा मुंह बंद होता नहीं है और आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, कुछ परेशानी है क्या। तो मिया कहती है कि हाँ मेरी लाइफ में तो परेशानी परेशानी है। कल मेरे पापा को पता चल गया है कि मैं ओयांग की सेक्रेटरी बन रखी हूँ, इसीलिए वो मुझे इस जॉब को छोड़ने के लिए भी कह रहे थे, और इसी बारे में कल मेरी उनसे बहुत बड़ी बहस भी हो गई। अब मैं इस जॉब को कैसे छोड़ूं। अगर मैं अभी इस जॉब को छोड़ दूंगी तो ओयांग पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा और वो बेचारा ये सब अकेले कैसे संभाल पाएगा। तो सीयू मिया से कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ये जॉब छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो मिया उसको बताती है कि उसके पापा ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पापा को ऐसा लगता है कि जेंजे और मिया के ब्रेकअप के पीछे ओयांग का हाथ है, बट तुमको तो पता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से ओयांग को पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो सबके सामने शर्त भी रख कर आ रखा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आज के बाद इस कंपनी में कभी पैर ही नहीं रखेगा। मुझे कल ही हमारी मैनेजर ने ये बताया कि ओरे बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ओयांग ये शर्त जीते, इसीलिए तो वो पूरी जी जान लगा रही है ताकि ओयांग ये शर्त जीत ना पाए। तो सीयू कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है। तो मिया कहती है कि पूरी प्रॉब्लम बजट की है। फिर सीयू कहती है कि तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी पैसे बच रहे हैं वो पैसे मैं दूंगी। तो मिया कहती है कि पैसों की टेंशन तो है लेकिन तुम पर्सनली क्यों दोगी। तो सीयू कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं अभी अपने पापा से बात करती हूँ और वो हमारी पक्का हेल्प करेंगे। तो उसके बाद सीयू अपने डैड को कॉल लगाती है और उसके डैड उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े ही देर में चैन से ओयांग के मॉम के फ्रेंड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो चैन के सवालों का जवाब देने के लिए मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस बारे में नहीं जानते हैं और वो उसका पीछा भी नहीं कर रहे थे। बट बाद में जब चैन से उनको धमकियां देना शुरू कर देता है तो वो उसे बताते हैं कि वो ओरे के डैड है और वो 20 साल से जेल में थे। तो चैन से बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो आप अब क्यों नहीं ओरे को बता देते कि आप ही उसके डैड है। दूसरी तरफ सीयू मिया से पूछती है कि क्या वो लीतो को पसंद करती है। तो मिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं तुम तो उन्हें पसंद नहीं करती हो। तो सीयू कहती है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है ना, तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मिया कहती है कि अगर वो इतना ही अच्छा लड़का है तो तुम ही उससे शादी कर लो। तो सीयू कहती है कि नहीं, मैं लीतो से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे वे की तरह फैमिली मेंबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मिया कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं भी लीतो से शादी नहीं करूंगी क्योंकि उसकी बहन वे जो है। दूसरी तरफ ओरे के डैड चैंसे से बोलते हैं कि अब वो ओरे को कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं
क्योंकि उसके डैड ओयांग के डैड जो है, और अगर उसको पता चलेगा कि उसके रियल डैड 20 सालों से जेल में थे तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और ऐसा ही कहकर वो अपने पहले के दिनों को याद करने लग जाते हैं जब वो ओरे के साथ थे। और वो चैनसे को ये भी बताते हैं कि जिसकी वजह से वो जेल में गए वो कोई और नहीं था बल्कि ओयांग के डैड की ही वजह से वो जेल पे गए थे। और उन्हीं की वजह से ओयांग के डैड को उनकी लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट मिल गया। अगर वो जेल में नहीं जाते तो जो प्रोजेक्ट उस दिन ओयांग के डैड को मिला था वो मुझे मिलता। तो ये सब सुनकर चैनसे उनसे बोलता है कि आपका मन नहीं करता है कि आप उससे बदला लो। तो ये सब सुनकर ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि आज अगर उसने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा होता ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मैं सिर्फ इसीलिए शांत हूँ क्योंकि उसने मेरी बेटी का ख्याल रखा है। तो ये सब सुनकर चैन से उससे बोलता है कि मैं आपकी हालत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक ऑर्फन हूँ। मेरे भी मॉम डैडी मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे, तब से मैं अकेला ही हूँ। मेरी भी बस एक ही फैमिली है और वो है ओरे। थोड़ी ही देर में ओरे को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि ओयांग का बजट का इश्यू सॉल्व हो चुका है और उसकी हेल्प कोई बड़ा बिजनेसमैन कर रहा है। और जो बिजनेसमैन उसकी हेल्प कर रहा था वो कोई और नहीं होता है बल्कि होता है सीओ के डैड। तो ये सब सुनकर ओरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ऑफिस में जाकर फटाफट से चैनजे को कॉल लगाती है और अपने ऑफिस में बुलवाती है। तो चैनजे उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इतने अर्जेंटली ऑफिस में क्यों बुलवाया। तो ओरे उसको बताती है कि ओयांग का बजट का इशू सॉल्व हो गया है। ये सब सुनकर चैनजे काफी शॉक हो जाता है और उससे बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके पीछे सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ओयांग ने इसके सारे पैसे अपने अकाउंट से भरे हैं या फिर उसकी कोई बड़ा बिजनेसमैन हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ ओयांग अपने कंपनी के सारे मेंबर्स को बताता है कि अब उनके बजट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब उनको बिना टाइम वेस्ट करते हुए कोई प्यारी सी जगह को चुनना होगा जहाँ पर वो इवेंट करा सके। और हमारे पास नई जगह ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें ये सारा काम आज ही खत्म करना पड़ेगा। इसलिए मिया और ओयांग वेन्यू बुक कराने के लिए जाते हैं, बट वो जहाँ पे जाते हैं वहीं उन्हें पता चलता कि वो वेन्यू बुक हो चुका है और बुक होने की टाइमिंग भी कल ही की है। ये सब सुनकर मिया और ओयांग को शक होता है। तो मिया ओयांग से कहती है कि तुमको नहीं लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक तो वेन्यू बुक हुए होते तो मैं समझ सकती, बट यहाँ तो सारे ही वेन्यू बुक हो चुके हैं और वो भी टाइमिंग भी उसकी कल की ही है। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुमको क्या लगता है। तभी मिया उससे बोलती है कि मुझे शक है कि हमारे किसी कंपनी के मेंबर ने हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को दी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। तो ओयांग कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या। तो मिया कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। तुम्हारी बहन बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, इसीलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ही ये सब सुन रही है। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो उससे बोलता है कि मेरी बहन कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती है। मैं मानता हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ थोड़ा सा रूड बिहेव करती है, बट मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि वो मेरी खुशियों से इतना ज्यादा जलेगी। और अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे मेरी बहन का हाथ है तो तुम मुझे प्रूफ ला कर दो, तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर दूंगा। तो मिया कहती है कि अभी तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास प्रूफ आ गया उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगी। दूसरी तरफ वो सारे वेन्यू ओरे के डैड ने बुक कराए रहते हैं चैनजे के कहने पर, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो ना फंसे। तो उसके बाद ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि तुम ओयांग के डैड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर चैनजे उससे बोलता है कि बचपन से ही ओयांग के डैड ये चाहते हैं कि ओयांग इस कंपनी को संभाले, लेकिन ओरे ने इस कंपनी को अपनी जी जान से इस पोजीशन पर लेकर आई है, इसीलिए इस कंपनी पर तो उसका हक होना चाहिए ना। बस वो उसके साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है और मैं ओरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आपका भी एम ओयांग के डैड को बर्बाद करना है और मेरा भी, इसीलिए मेरी आप हेल्प करोगे ना। तो ओरे के डैड बोलते हैं कि हाँ, मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प पक्का करूंगा। दूसरी तरफ चैनजे ओरे से कहता है कि मैंने सारे वेन्यू बुक करा दिए हैं, अब ओयांग के पास एक भी वेन्यू नहीं बचेगा, जिसके कारण उसका प्रोजेक्ट पक्का फेल हो जाएगा और तुम देख लेना सब कुछ हमारे ही फेवर में होगा। थोड़ी ही देर में मिया ओयांग को बताती है कि लीदो का नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, जिसके कारण वो आज सभी को पार्टी दे रहा है और उस पार्टी में उसने ओयांग को भी बुलाया है। तो ओयांग उससे बोलता है कि मुझ पर अभी बहुत सारा काम का प्रेशर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। एक काम करो कि तुम ही उसके लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा फ्लावर का बुके लेकर चले जाना और मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना। थोड़ी ही देर में लीदो की नजर मिया पर पड़ती है तो वो उसके सामने आकर बोलता है कि ओयांग नहीं आया और तुम्हें ये पार्टी कैसे लग रही है। तो उन दोनों की बातें ओरे सुन लेती है और उनके सामने आकर बोलती है कि ओयांग के पास इतना क्या जरूरी काम आ गया कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के इतनी बड़ी खुशी में शामिल ही नहीं हुआ है। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो पता ही है कि अभी भी ओयांग के पास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और वो इस प्रोजेक्ट पे अपना 100% देना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ओरे उससे बोलती है कि वाह, आज ओयांग के लिए लीदो से ज्यादा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। खैर जो कुछ भी है, ओयांग से हम कुछ और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। और ऐसा ही कहकर ओरे वहाँ पर से चली जाती है। ओरे के जाने के बाद मिया लीदो से कहती है कि क्या आप सच में ओयांग पर गुस्सा हो। तो लीदो कहता है कि नहीं, मैं ओयांग पर गुस्सा क्यों होऊंगा, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, तुम पार्टी एंजॉय करो।
थोड़ी ही देर में ली दो ओरे के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे और ओयांग के बीच में लड़ाई हुई है क्या। ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि ली तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, बट प्लीज मेरे फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर मत करो। मेरे और ओयांग के बीच में जो कुछ भी हुआ है मैं वो किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। और ऐसा ही कहकर ओरे वहां पर से चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।